हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th बोर्ड में बायोमोलिक्यूल्स जो कि हमारा यूनिट 14 है उसको फिनिश करने जा रहे हैं वन शॉट में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये हमें वेरी ह्यूज अमाउंट में नेचर में हम प्राप्त होते हैं, प्लांट्स ईटीसी में। ठीक है, तो ये जैसे कि एग्जांपल का क्या हो गया, शुगर केन, ग्लूकोज, स्टार्च ईटीसी, ये सभी हमारे कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल हैं। अब इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है CXH2Y। ये जनरल फॉर्मूला है, ये हर जगह वैलिड नहीं होता, पर मेनली हम कई सारी जगहों पर ये वैलिड होता है, इसलिए इसको जनरल फॉर्मूला कह दिया गया है। जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो इसको हम C6H2O की होल 6 लिख सकते हैं। तो ये एक हिसाब से वैलिड कर रहा है, x की जगह हमने 6 लिख दिया, y की जगह 6, तो ये एक हिसाब से वैलिड कर रहा है हमारा ये जनरल फॉर्मूला। अब हम पढ़ेंगे, अब ये देखिए, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच एज यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ यूनिट को हाइड्रोलिसिस करने पे हमें ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव से आप क्या समझते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव उनको कहते हैं जो कि हमारी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड उन्हें कहते हैं जो कि हमारी प्लेन पोलराइज लाइट को पास कर जाए। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है? जो लाइट होती है उसकी वो मल्टी डायरेक्शन में जाती है। जैसे कि ये लाइट है, ये यहाँ भी ये हमने लाइट की कोई बीम डाली, तो उस लाइट की बीम में क्या होगा, लाइट के कुछ किरणें यहाँ चारों दिशाओं में, मतलब पूरी जगह पे विस्तृत होती हैं। लेकिन हमने क्लास 12th में एक पोलरॉइड नाम का सिस्टम पढ़ा है। पोलरॉइड एक मशीन है जिसके द्वारा हम लाइट के ये जो मल्टी डायरेक्शंस है इसको हम यूनी डायरेक्शन एक प्लेन में ला सकते हैं। जैसे एक हमारी ये जा रही है, एक ये जा रही है हमारी, ठीक है, और एक ये तीसरी हमारी ये जा रही है, तो ये सब अलग अलग प्लेन में है। ये दूसरा प्लेन है, ये दूसरा प्लेन, सब अलग अलग प्लेन्स में है। तो इसके लिए हम पोलरॉइड यूज़ करते हैं। पोलरॉइड एक मशीन है जिसके द्वारा हम लाइट को यूनी डायरेक्शन करते हैं। तो ये देखिए, जैसे ये हमारी मल्टी डायरेक्शन लाइट आ रही है, ये पोलरॉइड है, इसमें लाइट टकराई तो पोलरॉइड में हमने इस प्रकार की स्ट्रिप कर रखी है कि सिर्फ इसी लाइन वाली हमारी लाइटें पास हों, बाकी सारी कैंसिल हो जाएं कट के। तो हमें सिर्फ इसी जो हमारी इस डायरेक्शन में होंगी, ऊपर डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में, वो हमें मिल जाएंगी। तो उन्हें हम कहेंगे प्लेन पोलराइज लाइट, क्योंकि देखो ये प्लेन में लाई कर रही हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऊपरी की साइड हो, नीचे अगल बगल जिस साइड को हम पोलरॉइड यूज करें लाइट को काटने के लिए, उस साइड हम मान सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करने पे हमें ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है। पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होता है? कई सारे OH ग्रुप जिसमें अटैच हो उसे पॉलीहाइड्रोक्सी कहते हैं। तो हमें कई सारे OH अटैच वाले एल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं किसका हाइड्रोलिसिस करने पे? कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करने पे। अब हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि मोस्ट कॉमन शुगर यूज्ड इन होम। हमारे घरों में जो मोस्ट कॉमनली शुगर जो यूज़ होती है वो होती है सुक्रोज। सुक्रोज शुगर मेनली यूज़ होती है हमारे घरों में। और जो हमारा जो मिल्क पीते हैं हम, तो उसमें यूज होती है हमारी लैक्टोज। जो हमारे मिल्क में जो मीठापन होता है उसमें लैक्टोज होती है। जो हमारे घरों में चीनी यूज होती है वो सुक्रोज होती है। फलों में जो हमारी मिठास महसूस होती है, मिठास हमें टेस्ट होती है, तो वो फ्रक्टोज होती है। तो सुक्रोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज में तीनों में आपको बेसिक पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट हमने जान लिया क्या होते हैं, अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशंस। कार्बोहाइड्रेट को मेनली 3 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है: मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड को इतना ब्रीफली सिलेबस में नहीं दिया है क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स इनके कट हो चुके हैं सिलेबस से। तो मोनोसैकेराइड क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलिसिस फर्दर। एक कार्बोहाइड्रेट जिसको फर्दर हम हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हम कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करने पे हमें ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन मिल रहा है। लेकिन जो मोनोसैकेराइड वो होते हैं जो कि हमें सबसे बेसिक यूनिट दे दे, सबसे बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट दे दे जिसको हम और हाइड्रोलिसिस ना कर पाएँ।
ठीक है, उसको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। जो किसी में भी नहीं टूटता है उसको मोनोसैकेराइड, वो सिंगल यूनिटी रहती है। ठीक है, सैकेराइड क्या होती है? सैकेराइड को टर्म आप समझ सकते हो, शुगर को सैकेराइड कह सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड क्या होते हैं? इसमें जो हमारे सैकेराइड होते हैं, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो 2 से 10 यूनिट में टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। जैसे डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड, ऐसे करके 2 से लेके 10 यूनिट तक ये टूट जाते हैं। अब पढ़ेंगे पोलीसैकेराइड। पोलीसैकेराइड क्या होता है? विच यील्ड लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट टूटती हैं। कई सारे मोनोसैकेराइड ब्रेक हो जाते हैं इसमें। मोनोसैकेराइड में कुछ ब्रेक नहीं हो रहा था, ओलिगोसैकेराइड में 2 से 10 यूनिट ब्रेक हो रही है। और पॉलीसैकेराइड में क्या हो रहा है? 10 से ज़्यादा कई सारी हमारे ब्रेक हो रहे हैं। किसमें? मोनोसैकेराइड में। कई सारा हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो मोनोसैकेराइड में ब्रेक हो रहा है। अब उसका एग्जांपल क्या है? जैसे ओलिगोसैकेराइड का एग्जांपल है सुक्रोज। जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज को हम हाइड्रोलिसिस किए तो सुक्रोज हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। ठीक, ऐसे ही हम तो ये 2 टर्म में टूट गया है, 2 टर्म में टूट रहा है, मतलब ये ओलिगोसैकेराइड है। अब ये क्या है? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होता है? जो मल्टीपल नंबर ऑफ सैकेराइड में टूट जाए। ठीक है, तो जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजीन, गम्स, ईटीसी, ये ये सब जो होते हैं टेस्ट नहीं होते हैं, स्वीट नहीं होते टेस्ट में हमारे। और ये जो ओलिगोसैकेराइड है ये स्वीट होते हैं हमारे टेस्ट के लिए। तो ये देखो, नॉट स्वीट इन टेस्ट। अब हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि डेफिनेटली एग्जाम में आता है, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आप किन्हें रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे और किन्हें नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे? तो देखो, ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस फीलिंग एंड टोलेंट टेस्ट कॉल्ड रिड्यूसिंग सॉल्यूशन। हर वो कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे उसे हम रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। और हर वो कार्बोहाइड्रेट जो टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, फिलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस ना करे उससे हम कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इस प्रकार से हमने शुगर को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब एग्जांपल देख लेते हैं। एल्डोज और कीटोज, ये क्या है? रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल हैं। एल्डोज और कीटोज ये भी तो ये जो होता है ये क्या करते हैं? ये टोलेंट टेस्ट और फिलिंग टेस्ट को रिड्यूस कर देते हैं, इसलिए हम इन्हें रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। अब ये क्या है? सुक्रोज। सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये एग्जांपल्स आपको डायरेक्टली लर्न करने हैं, ये डायरेक्टली इन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं। अब आते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, इसकी नेमिंग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। वैसे हालांकि एग्जाम में नेमिंग नहीं आती है, फिर भी बेसिक के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है। जैसे मोनोसैकेराइड, नंबर ऑफ कार्बन बेसिस एंड ग्रुप प्रेजेंट इन देन इट कंटेन। जैसे कि एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसे हम एल्डोज कहेंगे, कीटोन ग्रुप है तो हम उसे कीटोज कहेंगे, ये नेमिंग है इसकी। जैसे कार्बन अगर 3 है तो एल्डो, एल्डिहाइड है तो एल्डो, ठीक है, एल्डो दोनों में यूज होगा। एल्डो 3 एटम है तो ट्राई ओज। एल्डो हमने क्या पढ़ा? एल्डोज पढ़ा, तो एल्ड और ओज के बीच में हम उसके नंबर लिख देंगे कितने कार्बन एटम है। जैसे 3 कार्बन एटम है तो एल्डो ट्राईओज। कीटोन के लिए कीटो ट्राईओज। जैसे 4 हैं तो एल्डो टेट्राओज। और इसमें कीटोन में अगर 4 हैं हमारे कार्बन एटम तो कीटो टेट्राओज। 5 है तो एल्डो पेंटाओज। और कीटोन में अगर 5 हमारे कार्बन एटम है तो कीटो पेंटओज। ऐसी हैग्स, ऐसी हेप्ट, ऐसे आप कर सकते हो आगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज की प्रिपरेशन। तो देखो अब हम ग्लूकोज की प्रिपरेशन कैसे करते हैं? फ्रॉम सुक्रोज। अभी आपको बताया था कि सुक्रोज को हम ब्रेक करते हैं, सुक्रोज को हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक होता है। तो देखो अब हम पढ़ते हैं ग्लूकोज की प्रिपरेशन कैसे होती है। तो सुक्रोज है, सुक्रोज को हम बॉयल करते हैं विथ HCl और उसमें H2SO4 एल्कोहलिक KOH डालते हैं तो हमारा ये ब्रेक हो जाता है। जैसे कि इन रिएजेंट से ब्रेक होता है। जैसे हमने ये ले लिया सुक्रोज, हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया
हाइड्रोलिसिस करते ही ये C12 सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो हाइड्रोलिसिस करते ही ये C6H12O6 प्लस C6H12O6 में ब्रेक हो जाता है। अब फॉर्मूला तो दोनों का सेम ही है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ग्लूकोज बन गया। अब हम सेकंड मेथड, इसके दो ही मेथड है मेनली हमारे सिलेबस में, एक सुक्रोज से और एक स्टार्च से। सुक्रोज से आप समझ गए कि आपने सुक्रोज लिया, उसको हाइड्रोलिसिस कराया, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा। नीचे आता है स्टार्च। स्टार्च से भी कर सकते हैं। स्टार्च जैसे हमने ले लिया, ये ये ले लिया हमने, उसमें हम H2O डालेंगे, उसका भी हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, बट उसमें एसिडिक मीडियम में डाइल्यूट H2SO4 भी साथ में ले लेंगे, तो ये हमारा ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से इससे भी हम स्टार्च से भी हमारा ग्लूकोज बन गया और सुक्रोज से भी हमारा ग्लूकोज बन गया। अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे ग्लूकोज की, कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज़ एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज में क्या समझते हो आप, इसमें 6 कार्बन एटम है हमारे, ठीक है। इट इज़ मोनोमर ऑफ स्टार्च सेलुलर। मोनोमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है, देखो जैसे कि एक मॉलिक्यूल को एक अनदर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स के साथ जो बॉन्ड अटैचमेंट होती है, जो चेन टाइप की बन जाती है, उसको हम कहते हैं मोनोमर, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो, जैसे कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, तो हमने CHOCH होल 4 CH2OH, इसमें कितने C हैं, 1 2 3 4 ये और 5 और 6, तो हमारे 6 C हैं। तो इस 6 से C हो गया हमारे H12, तो देखो 4 और 4 8 H, 9 10 11 और 12 H हो गए। O6 हैं तो 1 2 4 5 6, तो 6 हमारे O भी हो गए। तो ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चरल एविडेंस की बात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्ट्रक्चरल एविडेंस के लिए देखो, जैसे कि हम कुछ चीज़ें इसमें कंफर्म करेंगे, जैसे कि हमने इसमें HI डाला, HI हम जैसे ही डालेंगे इसमें, तो ये जो हमारा ये ग्लूकोज है ये एन हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डायरेक्टली आती हैं एग्जाम में, ये एन हेक्सेन में कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे कि ये हो गया नंबर 1 एविडेंस के लिए। नंबर 2, ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलामाइन टू फॉर्म ऑक्साइम एंड मॉलिक्यूल HCN टू गिव साइनोहाइड्रेन, कन्फर्म ये ग्रुप। तो देखो, जैसे कि हमारा ग्लूकोज है, इसमें हमने NH2OH से डालेंगे तो हमारा ये ऑक्साइम बना रहा है, ठीक है। और इसमें अगर HCN डालेंगे तो ये हमारा साइनोहाइड्रिन बना रहा है, जो कि हमारा ये कन्फर्म करता है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। कैसे हम कंफर्म करेंगे कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, उसको हम ऐसे कंफर्म करेंगे। देखो, जैसे कि हमारे पहली रिएक्शन थी कि हमने ग्लूकोज को NH2OH से रिएक्शन कराएंगे, तो देखो H2 हमारा बाहर निकल गया और ये हमारा ऑक्साइम बन गया। ऑक्साइम बन गया तो इससे हमें क्लियर हो गया कि इसमें कुछ ये ग्रुप होगा जिससे हमारा ये रिएक्शन करके पानी बाहर निकल के हमारा ये बन गया। अब सेकंड रिएक्शन हमने क्या की थी, सेकंड रिएक्शन में क्या किया था, हमने HCN से कराया था। तो देखो, जैसे कि इसमें अगर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है तो देखो ये O अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास लेगा तो ये नेगेटिव होगा, ये दे रहा है तो इसके पॉजिटिव चार्ज। और HCN में किस में टूटता है, H+ और CN नेगेटिव और H+। तो प्लस वाला प्लस के साइड अटैक करेगा और नेगेटिव वाला प्लस के साइड अटैक करेगा, और पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साइड अटैक करेगा। तो जहाँ इनको अटैच कर देंगे हम, ठीक है, तो अटैच करते ही क्या बन रहा है, ये साइनोहाइड्रिन बन रहा है। साइनोहाइड्रिन कैसे बनेगा, हमें ये केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री में हम डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते हैं कि यही होगा। इसमें पहले रिएक्शंस होती हैं, हम समझते हैं कि अच्छा ये बन रहा है, ये बन रहा है, तो उस हिसाब से हमारे एजम्पशंस लगते हैं। पहले एजम्पशंस एज्यूम करते हैं हम कि ऐसा होगा तो इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं थर्ड इसके स्ट्रक्चर एविडेंस के लिए। ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्लूकोनिक एसिड ऑन रिएक्शन विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर। अब हम इसको में एक और
इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे कि जैसे कि हमने ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हमने Br2 वाटर से हमने ट्रीट किया, तो Br2 वाटर से ट्रीट करने पर हमारा ये ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये जो नंबर्स लिख रहे हैं 1 2 3, ये मेन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्टली इन पे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप इनको लर्न कर लीजिए। जैसे कि हमने इसमें Br2 और वाटर डाला तो ये क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड बना देगा इसको। पॉइंट 4, acetylation of glucose with acetic anhydride glucose pentacetate which confirm presence of 5OH। अब हमने पेंटा एसीटेट हमने डाला, पेंटा एसीटेट डालने पे ये हमारा ये ग्रुप बन रहा है, ये हमारा बन रहा है, ठीक है। हमने इसके एसिटाइलेशन कराई, एसिटाइलेशन के लिए कौन सा रिएजेंट होता है, C+O CH3OH। इसको हमने इसमें डाला तो क्या होगा, ये क्या करेगा, ये H, इसका H और इसका OH मिलके H2O बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा तो H ग्रुप ये उसमें ऐड हो जाएगा, तो उसमें पानी बाहर निकलता है और ये हमारा ग्रुप बन जाता है, ठीक है। ये एक रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑन ऑक्सीडेशन। अब हम जैसे कि ग्लूकोज है हमारा, उसका हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन कराने पे क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा इसमें। और तो देखो CHO है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराया हमने तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, एल्डिहाइड था यहाँ का, हमने यहाँ पे ऑक्सीजन करा कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया। और ग्लूकोनिक एसिड का हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो भी हमारा एसिड ही बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप में ब्रेक हो रहा है। इस जो हमारा ये जो बनता है इसको हम कहते हैं सैकरिक एसिड, सैकरिक एसिड कहते हैं। मतलब हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराने पे भी सैकरिक एसिड बनता है और ग्लूकोनिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन कराने पे सैकरिक एसिड बनता है। अब इसमें ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो गया, इसमें ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो गया, देखो यहाँ पर ये हमारा OH है, ये OH हमारा OOH में ब्रेक हो गया, हमारा मतलब ऐड हो गया है। अब हम पढ़ते हैं कुछ इसकी स्ट्रक्चर, ये लीनियर स्ट्रक्चर है इसकी, ग्लूकोज, सैकरिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड जो अभी आपने पढ़े। अब उससे भी मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है हमारा, ये कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर दे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे उसे लीवो रोटेटरी कहते हैं। इजीली सिंपली आप इसे लर्न कर सकते हैं। अब जैसे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, अब हम कैसे बताएंगे कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर साइक्लिक है। अभी तक तो हमने इसका हमने एविडेंस में पढ़ लिया कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप ऐड है, इसकी रिएक्शन कराने पे ये हो रहा है। अब हम ये पढ़ेंगे कि ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों, हम कैसे बोल सकते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता और स्किप्स टेस्ट भी नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है। ये टेस्ट देने के लिए एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होना चाहिए, तभी ये टेस्ट देता है 2,4-DNP और स्किप्स टेस्ट। अगर एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है तो ये टेस्ट नहीं देगा। अब जैसे कि ये हमारा है ग्लूकोज, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये हमारा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये हमारा ग्लूकोज है, इसका ये जो O है यहाँ पर जाके अटैच हो रहा है, ये हो गई मेन इसकी स्ट्रक्चर। अब इसको हम साइक्लिक बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो ये हमारी साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गई ग्लूकोज की। और हाँ, एक और चीज़ इसमें हम पढ़ेंगे अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में क्या होता है, अल्फ़ा ग्लूकोज में कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, HCOH, HCOH, HOCH, HCOH, HCCH2OH। लेकिन इसमें क्या होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है इसमें बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि यहाँ पर ये OH राइट साइड आ रहा है और यहाँ पर ये OH लेफ़्ट साइड आएगा, बस सिर्फ इतना सा, यही एक मेजर डिफरेंस होता है। बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, फॉर्मूला स्ट्रक्चर सब सेम है, बस यहाँ पर OH ये थोड़ा चेंज होता है, ये यहाँ पर और यहाँ पर, ये इस साइड और ये इस साइड हो जाता है। तो यही डिफरेंस होता है अल्फ़ा और बीटा ग्लूकोज में। तो अब देखो जैसे कि ये यहाँ पर आ गया तो देखो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही अच्छे से बन जाएगी। जैसे इसमें हाइड्रोजन हो रहे हैं, सेम टाइप के हो रहे हैं, आपको पता है सेम चीज़ें कभी हमेशा रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो देखो ये सेम हो रहे हैं, तो ये उतना ईजिली उतना अच्छे से अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये डिफरेंट है तो ये ईजिली एक दूसरे से अटैच हो सकते हैं। तो जैसे कि तो इसी अटैचमेंट की वजह से इनका जो हमारे बीटा ग्लूकोज है इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट
इसके कंपैरिजन में लो होता है। अब इसकी ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है ये ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये हमारी अल्फ़ा ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये हमारे बीटा ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है। सब कुछ सेम है, बस इस साइड का ये जो O के साइड में हमारा OH और H है, इनकी बस डायरेक्शन अपोजिट है। इसमें H ऊपर है तो इसमें OH ऊपर है, इसमें OH नीचे है तो इसमें H नीचे है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की क्या स्ट्रक्चर होती है, फ्रक्टोज क्या होते हैं, पहले बात तो ये समझना चाहिए आपको फ्रक्टोज क्या होता है। फ्रक्टोज हमारे जो हमारे फ्रूट्स में जो शुगर पाई जाती है उसको हम फ्रक्टोज कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, अब जो हम फ्रक्टोज कहाँ से आते हैं, देखो फ्रक्टोज हमने पीछे पढ़ा था कि हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पे हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। तो ग्लूकोज की तो हमने पढ़ लिया कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका रिएक्शंस पढ़ ली जो इम्पोर्टेंट आती हैं एग्ज़ाम में। अब फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे। फ्रक्टोज का कुछ इस टाइप का होता है स्ट्रक्चर, देखो ठीक है। इसमें भी हाँ, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी, ऐसे इसमें भी होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी फ्रक्टोज और लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज। अभी हमने डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज और लीवोरोटेटरी ग्लूकोज, अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज पढ़ चुके हैं। अब इसमें पढ़ेंगे हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी फ्रक्टोज और लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज। इसमें एक फ्यूरन भी होता है। फ्यूरन एक 5 मेंबर रिंग होता है, ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फ्रक्टोज के जैसे ही काम करता है ये मेनली। अब देखो, तो फ्रक्टोज का आप बेसिक ये स्ट्रक्चर समझ गए, सिर्फ हमें इसके स्ट्रक्चर पे देना है, उसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इसके आगे मेनली हमें स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। अब नेक्स्ट है हमारा सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। जैसे कि ये हमारा सुक्रोज है, इसका हाइड्रोलिसिस करने पे ये ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूटता ही है, मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पेज पे। अब जैसे कि हमारा कि एक हमारा ये है, दो मोनोसेक्राइड हैं। दो मोनोसेक्राइड जब अटैच होते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है। तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी, क्या होगी इसकी डेफिनेशन सिंपल सी, दीज आर मोनोसेक्राइड आर held together by a glycosidic linkage between C1 and alpha C2 बीटा फ्रक्टोज। कुछ नहीं है, जैसे कि हमारा एक सुक्रोज इसमें टूट गया हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में जो हमारा ग्लाइकोसिडिक, ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या है, ये क्या कहते हैं, मोनोसेक्राइड है, सिंगल यूनिट तो है। तो ये जो टूटा है इसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज में, तो उनके ये बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब सिंपली दो मोनोसेक्राइड के बीच में बनने वाले बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब माल्टोज हमारे सिलेबस में नहीं है। लैक्टोज भी हमारे सिलेबस में नहीं है। सिर्फ हमें बेसिक पता होना चाहिए था कि होता क्या है। पॉलीसैकेराइड भी हमारे सिलेबस से हट चुका है, बट उसकी बेसिक टर्म सिलेबस में है। जैसे कि एग्जांपल दो पॉलीसैकेराइड के, तो स्टार्च हो गया। ठीक है, क्या लिखा है, स्टोरेज और पॉलीसैकेराइड ऑफ प्लांट। स्टार्च जो होते हैं ज़्यादातर प्लांट्स में होते हैं, सबसे ज़्यादा प्लांट में होते हैं स्टार्च। ठीक है, मैक्सिमम वेजिटेबल्स, रूट्स, इन सब में स्टार्च होता है। ठीक है, ये और क्या कहते हैं, अमाइलोज इज़ वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट। अमाइलोज एक पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है जो कि पानी में सॉल्युबल होता है। अब हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड, ये हमारे सिलेबस में है। अमीनो एसिड क्या होते हैं, जिसमें NH2 बॉन्ड COOH ग्रुप प्रेजेंट हो। जैसे कि हमारा ये है अमीनो एसिड CH, इसमें R प्रेजेंट है, जिसमें NH2 और C डबल बॉन्ड OH दोनों प्रेजेंट है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और एमाइड ग्रुप दोनों प्रेजेंट है, तो उसको हम कहेंगे अमीनो एसिड। देखो अमीन मतलब ये हमारा NH2, एसिड C डबल बॉन्ड OH, उसे हम अमीनो एसिड कह देंगे, सिंपल नाम से हमें पता चल रहा है। अब अमीनो एसिड भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, एक होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड उनको कहते हैं जो हमें हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, हमें बाहर से रिक्वायरमेंट होती है उनकी, तो हम बाहर से लेते हैं, इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन के थ्रू या अदर तरीके से हम
बाहर से लेते हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड, क्योंकि वो हमारे लिए एसेंशियल है, हमारी बॉडी बना नहीं रही, हमें तो लेकिन चाहिए तो हम बाहर से ले लेंगे। और एक होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में क्या होता है, ये अमीनो एसिड हमारी बॉडी ही बनाती है, जो कि हमारा काम करती है, ठीक है। तो ये जो दो प्रकार के मेन अमीनो एसिड होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, तो इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए। द अमीनो एसिड विच कैन सिंथेसाइज ऑन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में बन जाए उसे हम नॉन एसेंशियल कहेंगे। जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है लेकिन हमें ज़रूरी चाहिए होते हैं, उन्हें एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। ये कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, याद रखना। एक ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड का नाम है, जो क्या है, स्वीट इन टेस्ट है, उसका टेस्ट थोड़ा स्वीट है। जैसे ये टायरोज है, टायरोज भी अमीनो एसिड का नाम है, जिससे चीज़ होता है जो हमारा। अब देखो, अब ये क्या, इनकी प्रॉपर्टी कुछ है, जैसे कि वाटर सॉल्युबल है, हाई इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉलिड एंड बिहेव लाइक ए सॉल्ट रेदर देन सिंपल अमाइन, ये सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं रेदर देन सिंपल अमाइन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आता है, ये डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं कि डेफिनेशन दे दो वन मार्क्स की, कि ज्यूटर आयन क्या होता है। ज्यूटर आयन क्या होता है, सो एम्पोटेरिक बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड। एम्पोटेरिक क्या होता है, जो कि एसिड और बेस दोनों की तरह काम करे, उससे हम एम्पोटेरिक नेचर कहते हैं। जैसे कोई हमारा कंपाउंड है, उसमें प्लस चार्ज भी, मतलब वो एसिड की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है, तो उसको हम एम्पोटेरिक इन नेचर कहेंगे। तो ग्लाइसिन क्या है, सॉरी ज्यूटराइन क्या होते हैं, ये एम्पोटेरिक नेचर शो करते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड के। जैसे ग्लाइसिन क्या है, ग्लाइसिन एक नॉन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ज्यूटराइन का मैं अभी एग्जाम्पल आपको दिखाऊँगा वीडियो के लास्ट में। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में क्या है, जैसे कि हमारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं इनके बीच में, जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है ये ज्यूटराइन, ठीक है, नहीं सॉरी, ये हमारा है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से हमने रिएक्शन कराई, तो ये हमारा पानी बाहर निकला, H2O। पानी बाहर जब निकल गया तो ये जो बॉन्ड बना, ये जो नया बॉन्ड क्रिएट हुआ, इसी को हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। तो आप बोल सकते हो, डिफाइन कोई करे बोले कि पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, इसे डिफाइन करो, तो आप इजीली उसको बोल सकते हो कि व्हेन 2 अमीनो एसिड्स आर एडेड देन वाटर हमारा एक्सट्रैक्ट होता है, तो जो न्यू हमारा बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन CO एंड N बिट H, तो उस बॉन्ड को हम कहते हैं C एंड H, जो हमारा न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, ठीक। तो अब उसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीनली वैसे भी हमारे सिलेबस में जैसे कि नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, क्या पता आ जाए, क्योंकि CBSE के कुछ सिलेबस में कुछ क्लियर नहीं दे रखा ज़्यादा अच्छे से। अब देखो फाइब्रस, अब प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, एक फाइब्रस प्रोटीन होता है, एक ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। फाइब्रस प्रोटीन वो होता है, देखो, व्हेन ए पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलल एंड हेल्ड टुगेदर, जैसे कि हमारा ये इस प्रकार की जो चेन होती है हमारी, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है हमारी, जो पैरेलल हो एक दूसरे के और एक लाइन में चले, उसको हम कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। ये क्या होते हैं, पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ लीजिए बस थोड़ी। अब देखो, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया केराटिन। केराटिन क्या होता है, ये हवा में, वुल में और सिल्क में प्रेजेंट होती है, ठीक। मायोसिन, ये प्रेजेंट कहाँ होती है, मसल्स में, हमारी बॉडी के मसल्स में प्रेजेंट होती है। तो आप फाइब्रस प्रोटीन समझ गए क्या होते हैं ये। व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल, जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलल ही जाती रहती है, इसके नीचे भी होगी है ना, वो सीधी जो जा रही होगी चेन, उसको एंड हेल्ड हाइड्रोजन डाइसल्फाइड बॉन्ड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन, जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर शो करे, एक सिंपल लाइन में जा रहा हो पैरेलली। अब इसके एग्जांपल भी हम पढ़ चुके हैं। अब आता है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, ये जैसे हमने अभी हमने पढ़ा फाइब्रस एक सीधी सिंपल लाइन में जा रहा है। ग्लोबुलर क्या होता है, गोल मोल ऐसे, इसको ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं हम। इसका कोई एक फिक्स्ड शेप नहीं हो रहा है, ये कॉइल्ड है, एक हिसाब से कॉइल्ड राउंड है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। ये पानी में सॉल्युबल होती है, याद रखना इसकी प्रॉपर्टी। इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिनस इसके एग्जाम्पल हैं। अब आता है डीनेचुरेशन प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन भी हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन आता है डेफिनेशन के लिए। तो जब
ड्यू टू चेंज इन इट्स नेटिव फॉर्म ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड, हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड, प्रोटीन लूज बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जब कोई हमारा प्रोटीन जो हमारा अमीनो एसिड है ये अपनी क्या कहते हैं बायोलॉजिकल ये अपना लूज़ कर देते हैं, अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी अपनी जो पहचान है उसको छोड़ देता है। ये जो अनकॉइल्ड है वो सिंपल सा हेलिक्स मतलब अनफोल्ड हो जाता है, जो कॉइल्ड है फोल्डेड है हमारा ये अनफोल्ड हो जाएगा। मतलब इसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हट जाएंगी, डीनेचुरेट हो जाएगा, उसको हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। अब उसके बाद भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डेफिनेटली आएगा ही आएगा, कि हालांकि इतना नहीं आएगा लेकिन 1 मार्कर का तो डेफिनेटली आएगा। जैसे कि डीएनए और आरएनए के बीच में क्या डिफरेंस होता है। डीएनए में हमारा थायमिन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है, बस यही इंपॉर्टेंट है। ये तो पता, ये को नहीं पूछेगा सीबीएसई कि डीएनए में क्या क्या होता है, आइडिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, थायमिन होता है। उसमें ये पूछेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंट इन डीएनए एंड आरएनए, तो आप बोल देना डीएनए में हम थायमिन होता है, यूरेसिल में और आरएनए में हमारा यूरेसिल होता है। और आरएनए कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए, आरएनए और टीआरएनए। तो ये सब भी होते हैं, लेकिन इन सब के बारे में क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्योंकि इनके बारे में इतना ब्रीफली हमारे सिलेबस में ना ही डिफाइन कर रखा है। उनमें बेसिक टर्म लिखे हैं, तो बेसिक टर्म मैंने आपको बता दें कि 3 प्रकार के होते हैं। डीएनए आरएनए के बीच में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है, डीनेचुरेशन बता दिया, मतलब एक हिसाब से आपको सब कुछ बता चुका हूँ मैं। इस चैप्टर का क्विक रिवीजन करा चुका हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन अब हम करने जा रहे हैं इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्टली एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। अभी जाइएगा मत, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, एक हिसाब से ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे कि डायरेक्टली अगर आपको क्वेश्चन आ भी सकते हैं ऐसे, अगर आ जाएंगे तो आप उनको हैंडल कर सकें। जैसे कि प्लस साइन, ये जैसे कि ये प्लस है और ये डी नेगेटिव प्लस है, तो ये बोल रहा है कि ये जो प्लस साइन है, सॉरी ये जो प्लस साइन है, जो हम डी प्लस लिखते हैं, ग्लूकोज डी प्लस ग्लूकोज, डी नेगेटिव ग्लूकोज, तो ये प्लस साइन क्या इंडिकेट करता है, तो ये जो प्लस साइन है ये इंडिकेट करता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता तो वो रिप्रेजेंट करता है लीवर रोटेटरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द अमीनो एसिड विच कैन नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है उस अमीनो एसिड का नाम बताओ, उसका नाम हो गया ग्लाइसिन, ठीक। नेक्स्ट है, व्हाट आर टाइप ऑफ लिंकेज होल्ड टुगेदर आरएनए डीएनए, आरएनए और डीएनए को कौन सी लिंकेज होल्ड रखती है, तो उसका आंसर है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ये लर्न कर लेना है इसको। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन था, बट विटामिन हमारे सिलेबस में हट चुके हैं इसलिए ये सिलेबस में नहीं आएगा। अब ये मैं आपको अभी इसका स्ट्रक्चर आपको मैं बता चुका था, इसको आप देख लेना। नेक्स्ट पे आते हैं कि व्हाट इज़ नेटिव स्टेज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की नेटिव स्टेज क्या होती है, जब वो स्टेबल होता है, जब वो क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, अपना नॉर्मल पीएच पे होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो उसकी नेटिव स्टेज होती है, ठीक है। अब आता है नेम प्रोटीन, अब एक प्रोटीन का नाम बताओ जो पानी में इनसॉल्युबल है, तो कैरेटीन, ठीक, लर्न कर लेना, कैरेटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीनो एसिड आर एम्पोटेरिक नेचर, एम्पोटेरिक नेचर होते हैं, इसको एक्सप्लेन करो। तो एम्पोटेरिक क्या होते हैं, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेवियर अपना शो करते हैं, उसको एम्पोटेरिक इन नेचर कहते हैं हम। जैसे कि हमारा ये एम्पोटेरिक नेचर है, जैसे कि ये हमारा जो ये जो हमारा था अमीनो एसिड में क्या क्या हुआ, ये देखो, ये क्या कहते हैं C++O नेगेटिव और यहाँ R, तो R ग्रुप क्या है हमारा, ये जो NH2 ग्रुप क्या है, ये बेस है, और COOH क्या है हमारा, एसिड है। तो ये एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये हमारा एम्पोटेरिक इन नेचर हो गया। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन करो पेप्टाइड लिंकेज, डीनेचुरेशन और, तो ये दोनों क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप लिख के ले लो, एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। इस साल प्री बोर्ड में भी आया था कि डीनेचुरेशन आप डिफाइन करो। पेप्टाइड लिंकेज आपको बता दिया था, ए लिंकेज बिटवीन 2 अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड के बीच की लिंकेज, जब पानी लॉस होता है, पानी बाहर निकलता है, तो जब C और N के बीच में जो लिंकेज होता है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसको हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। डीनेचुरेशन क्या होता है, द प्रोसेस दैट चेंज द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नेटिव प्रोटीन कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, जब
प्रोटीन जो होता है अपना स्ट्रक्चर, अपनी अपना क्या कहते हैं, अपने डायमेंशन चेंज कर लेता है। जैसे ग्लोबुलर है वो स्ट्रेट बन जाएगा, जो कॉइल्ड है अनकॉइल्ड हो जाएगा। तो जो अपनी प्रॉपर्टीज़ खो देता है डीएनए, अपनी जो नेचर है उसका, वो अपने नेचर को जब खो देता है तो उसे हम डीनेचुरेशन कहते हैं, उसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या होती है? द लिंकेज बिटवीन मोनोसेक्राइड यूनिट थ्रू ऑक्सीजन इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखो ये लिंकेज होती है किस किस के बीच में? मोनोसेक्राइड में थ्रू ऑक्सीजन, मोनोसेक्राइड से में यूनिट में ऑक्सीजन के साथ जो लिंकेज होती है उसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इन पे, ज़्यादा कुछ इसके बाहर नहीं आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये देखो, ये ब्रोमीन वाटर और नाइट्रिक एसिड के साथ मैं आपको रिएक्शन करके बता चुका हूँ। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं? ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एसेंशियल अमीनो एसिड उनको कहते हैं जो हमारी बॉडी में ना बन रहे हों, जिनको हमें बाहर से नीड हो, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड किन्हें कहते हैं? जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी ही बन रहे हों, उसकी हमें बाहर से लेने की कोई ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। अब ये नेम 4 बेस प्रेजेंट, अब 4 बेस का नाम बताओ जो प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। 4 बेस का नाम बताओ जो आरएनए में प्रेजेंट होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरैसिल। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसका नाम बताओ जो आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता। तो अभी मैंने आपको बताया था एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये 4 होते हैं। 4 में जो थाइमिन है इसकी जगह यूरैसिल आ जाता है हमारा आरएनए में, और डीएनए में थाइमिन ही रहता है, तो लर्न रख लेना। तो ये बोल रहा है कि जो आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता, आरएनए में क्या प्रेजेंट नहीं होता? थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता, बाकी ये 3 तो सेम कॉमन रहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर बताओ, न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। तो ये आप स्ट्रक्चर लर्न कर लीजिए तो बस आपका ये ख़त्म हो जाएगा। फिर अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है ग्लूकोज और सुक्रोज आर सॉल्युबल इन वाटर बट साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन सॉल्युबल क्यों नहीं होते हैं? तो सिंपल सी बात है, ग्लूकोज और सुक्रोज में हमें का एल्डिहाइड ग्रुप OH ग्रुप में जाता है। कई सारे OH ग्रुप, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं हमारे सुक्रोज और इसमें ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ये इजीली पानी में सॉल्युबल हो जाएंगे। लेकिन जो हमारा साइक्लोहेक्सेन है, इन सब में कहाँ OH ग्रुप प्रेजेंट है? इस समय OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो लिख देना ड्यू टू एब्सेंस ऑफ OH ग्रुप दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और प्रेजेंट इन OH ग्रुप दे आर सॉल्युबल इन वाटर। तो इस प्रकार से हमने बेसिक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे सिलेबस के वो भी कवर कर लिए हैं। अब एक टॉपिक और बचा है, एक चीज़ और बची है सिलेबस में, जिसको कराने पे ये चैप्टर आपका 100% हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो क्वेश्चन है आपका ये कि पायरेनोज क्या होता है। पायरेनोज क्या होता है, आपको सिंपल सी 2 लाइनें लर्न करनी है सिर्फ, कि ये 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, जिसको पायरेनोज कहते हैं। बस ख़त्म हमारा, और इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, और हमारा ये सिलेबस चैप्टर कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है इन 1 शॉट। अगर आपको इसके कोई भी डाउट हो इस चीज़ का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मेरे को ये डाउट है। कोई टॉपिक समझ नहीं आया हो तो उस टॉपिक में बताइए कि ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आया, तो उस टॉपिक को मैं आपको क्लियर करूँगा, उसका एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा, या तो उसको और अच्छे से डिफाइन मतलब और अच्छे से इसी वीडियो में एडिट करके दोबारा से अपलोड कर दूंगा। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको कोई लगे कि ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाई है, तो मुझसे दोबारा से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो सिलेबस में आते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में आने हैं इस बार, वो सब मैं करा चुका हूँ। अब आपको काम क्या करना है, एक बार मैं ये नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अपलोड कर दूँगा, डाउनलोड करके एक बार लर्न ज़रूर कर लेना है। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैं प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उससे आप थोड़ी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपनी, और अपने मार्क्स अच्छे स्कोर करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।